नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे टीआईडी सीरीज मेंस में। ये हमने दोबारा से रिज्यूम करी है। टीआईडी इज फॉर टुडेज इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हम 6 टॉपिक देख चुके हैं। अब हम डेली बेसिस पे दो दो टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 8। 7 इज अबाउट जेंडर जस्टिस और अगले वीडियो में आपको मिलेगा अबाउट ट्रांसजेंडर्स, उनके इश्यूज, क्या क्या करंट में न्यूज रही, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट केसेस है। पॉलिटी पर्सपेक्टिव से हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एचसीएस एंड पीसीएस। दिस इज टॉपिक नंबर 7 और हमारा टारगेट है 300 मेंस के टॉपिक कवर अप करने का। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी से और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it also. Before starting, my name is Dr. Amit and I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai. I have given UPSC interview 3 times, 2016, 17 and 19, and I have qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ वीडियोस एंड नोट्स। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिए हैं। और एडमिशन बैच हमारा शुरू हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 एंड एचसीएस के लिए 21 तारीख से इसकी 6 क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है। 30 मई को खत्म होगा। ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द आई बटन विच यू कैन सी अबाउ। तो देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है वो अबाउट जेंडर जस्टिस। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जेंडर क्या है। सेक्स और जेंडर, इन दोनों में अंतर क्या है। सेक्स है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, एक पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्मेशन, हार्मोनल फॉर्मेशन जो आपको मेल या फीमेल बनाती है। बट उस मेल और फीमेल को हम एक सोशल कंस्ट्रक्ट में पर्टिकुलर रोल्स देके, पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस से, बिहेवियरल सैंक्शन से हम उसको जेंडर बना देते हैं जो आपका बॉय और गर्ल की फॉर्म में चलता है। ठीक है, बर्थ के टाइम पे आप बायोलॉजिकली कुछ भी हो सकते हैं, बट विद टाइम आपको कुछ बिहेवियर पैटर्न सिखाए जाते हैं। ये हमने आज के एनसीईआरटी वाले टॉपिक में भी देखा था कि कैसे बॉयज और गर्ल्स को एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उनको ये कहा जाता है कि आप लड़की हो तो ऐसे रहो, लड़के हो तो ऐसे रहो, इस तरीके के कपड़े पहनो, या रोना नहीं है लड़कों के लिए। तो ये आपका जेंडर कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ वो मैंने समझाया। अब हम देखेंगे वुमेन इश्यूज मोस्टली, और इसी को ही कंपेयर करते हुए हम ट्रांसजेंडर के भी देखेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। और ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पे हम पॉइंट्स का ही डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ये कॉमन चीजें होती है, अगर हमें पॉइंट पता है तो आप डिटेल लिख सकते हैं। जैसे इश्यूज इंडिविजुअल से रिलेटेड, आइडेंटिटी का इशू वुमेन्स में भी होता है, उनको इंफीरियर समझा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सोसाइटी में उनके अगेंस्ट, फैमिली लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, सोशल स्पेसेस में भी, प्राइवेट स्पेसेस में भी। फिर एक चीज हमारी यहाँ पे आती है, फेमिनाइजेशन हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द फीमेल्स आपका बढ़ रहा है। वो आपका एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आप एग्रीकल्चर में देखेंगे तो बिकॉज आपके मेल जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं टू द अर्बन एरियाज काम करने के लिए, तो फीमेल रूरल एरिया में रह जाती है। रूरल में 70% हमारी पॉपुलेशन है, तो सेम वे उनको फिर एग्रीकल्चर करना पड़ता है। इस वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस टाइप की टर्म अगर आप यूज करते हैं मेंस में और ऐसे में, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी भी फीमेल्स में ज्यादा बढ़ रही है, या पुअर फीमेल्स का परसेंटेज ज्यादा बढ़ रहा है। देन एजिंग, फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली 2 to 3 इयर्स आपकी ज्यादा होती है मेल से। तो एजिंग में भी जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें फीमेल ज्यादा हो रही है, विडोज है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देन सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज तो हर जगह है ही फीमेल्स के लिए। अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक अब्यूज, मेंटल अब्यूज, काम करते टाइम रेगुलर कोई आपको स्टेयर कर रहा है, स्टॉक कर रहा है फेसबुक पे, तो मेंटल जो अब्यूज होता है, सेक्सुअल अब्यूज इन फॉर्म ऑफ रेप हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इनको फेस करना पड़ता है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। ओनली 11% ऑफ आवर पार्लियामेंटेरियन आर वुमेन, तो सिर्फ 11% ही आपके पार्लियामेंटेरियन एमपी जो है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज में हमने उनको 33% रिजर्वेशन दे रखा है। रिसेंटली हरियाणा ने इसको 50% किया है, और भी कई स्टेट्स ने इसको चेंज किया है, वो आप कह सकते हैं। इकोनॉमिक क्या इश्यूज है, देखिए इसमें ब्लू कॉलर जॉब्स, ये अलग अलग कॉलर जॉब होते हैं, यहाँ पे ब्लू की जगह पिंक कॉलर जॉब होना चाहिए था, ये मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि पिंक कॉलर जॉब्स इनके लिए डिफाइन कर दी गई है कि
वुमन है तो वो टीचर होनी चाहिए, नर्स होनी चाहिए, रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए। तो इस टाइप का जो सेग्रीगेशन है, पर्टिकुलर सेग्रीगेशन मतलब इकट्ठा कर दिया गया वुमेन्स को एक सेक्शन में, मेल्स को एक सेक्शन में। तो वुमेन्स वाले को हम बोल रहे हैं पिंक कॉलर जॉब। इनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, 27%। ग्लास सेलिंग एक इफेक्ट आता है, वेजेस में बहुत गैप आता है, ठीक है। वेज गैप भी आपका 30% के आसपास है, 30% कम होती है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है कि वुमेन जो है आपकी ग्रो कर रही हैं कैरियर पर्सपेक्टिव से, बट उनको ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें समझा जाता है कि दे आर नॉट गुड लीडर्स। तो उस वजह से उनकी जो प्रमोशन है वो रुक जाती है। मतलब एक सीलिंग है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, ट्रांसपेरेंट है बट इट इज देयर, उनको उससे ऊपर नहीं जाने दिया जाता। यहाँ से ये टर्म। रीसेंट एग्जांपल्स क्या है टेंपल एंट्री के, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला? सबरीमाला टेंपल में, चर्चेस में, मॉस्क्स में। तो यहाँ पे केरला में एक वॉल ऑफ वुमेन बनी थी इसको प्रोटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे रूल 3 भी था केरला हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो इनको प्रोहिबिट करता था मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को जो 10 से 50 साल की एज ग्रुप में है, उनकी टेंपल एंट्री को प्रोहिबिट कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अबॉलिश किया, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें हमारा फंडामेंटल राइट 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, जिसमें आप सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 15 17 जो अबॉलिश करता है, 15 भी आपका बात करता है कि 14 इज राइट टू इक्वालिटी, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो मैंने बताया वो 15 का था कि आप यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स एंड जेंडर। तो 14 15 को हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अबॉलिश किया। 17 ये कह रहा है कि ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के इक्विवेलेंट है। आप बायोलॉजिकल बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि भाई वो मेंस्ट्रुएटिंग है, तो प्योरिटी पोल्यूशन जैसी चीजें आ जाती हैं। तो इसको हम 17 का हवाला देते हुए, 25 का हवाला देते हुए कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट है वो वहां पे जाने का, पूजा करने का, तो इसको हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते, उनकी एंट्री अलाउ करी गई। तो ये जो जजमेंट थी वो आपकी 4:1 के रेशियो में थी। 4 जजेस 4 में थे, एक अगेंस्ट में था। एक अगेंस्ट में कौन थी? इंदु मल्होत्रा। और दोनों ही साइड के जो जजेस थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कोट किया। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। मोरालिटी क्या होती है? अबाउट राइट एंड रॉन्ग ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अबाउट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है वो। तो जो 4 जजेस थे वो तो कह रहे थे कि राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए तो अलाउ करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है। 14 15 17 इंदु मल्होत्रा 25 को कोट करते हुए कि भाई सबको अपना हक है, रिलीज सॉरी 26 को, कि उनको भी अपना हक है कि वो किस टाइप के सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आने देना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जो नेचर ऑफ डाइटी है उसके हिसाब से वो रेगुलेट करना चाहते हैं, तो वो भी उनको राइट होना चाहिए। तो राइट टू रिलीजन वर्सेस राइट टू इक्वालिटी हमारा यहाँ पे इशू आ रहा है। तो इसी को कोट करते हुए तो यहाँ से एक मुद्दा ये भी आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की कोई लिमिटेशंस तो है नहीं, वो हर जगह जा रहा है। तो इसको भी हमने देखा, ठीक है। अब देखते हैं हम आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट में क्या हो सकते हैं कि भाई इस जजमेंट को सपोर्ट करते हुए प्योरिटी पोल्यूशन है उस वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि कुछ चीजें प्योर मानी जाती हैं, कुछ चीजें इम्प्योर मानी जाती हैं, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट मत करो, ये हमने देख लिया। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये है तो ये स्टॉप होना चाहिए। फिर टेंपल एंट्री या फिर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को रोकना, इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं। पहले रिलीजन डिसाइड करता था, इससे रिलेटेड भी एक केस था, वो हम आगे देखेंगे। फिर अब जजेस डिसाइड कर रहे हैं, आपकी जुडिशरी डिसाइड कर रही है, वो भी एक टर्म आती है, वो भी हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, जुडिशियोपैपिज्म। तो यहाँ पे फिर बात करी जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपकी ओवरराइड करेगी सोशल मोरालिटी को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फेडरल नेचर का भी एक हिस्सा है। देन बायोलॉजिकल आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो वो तो अनटचेबिलिटी के इक्विवेलेंट हो जाता है। अगेंस्ट में क्या है? आर्टिकल 26 को हम देखें तो कलेक्टिव जो राइट है रिलीजन की प्रैक्टिस के, तो वो आपके कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे हैं यहाँ पे। तो उसको तो AIPAC एक डिनोमिनेशन समझा जाता था, बस सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया कि ये राइट उनके पास नहीं है। देन इंदु मल्होत्रा ने कहा कि एसेंशियल प्रैक्टिस जो है वो रिलीजन को डिसाइड करने दीजिए आप। और सेकंड चीज उन्होंने कही कि आप रैशनैलिटी का जो आर्गुमेंट रिलीजन में लेके आ रहे हैं वो उतना वैलिड है नहीं, क्योंकि रिलीजन उतना रैशनल नहीं होता। फिर अगेंस्ट में और क्या जाता है? कोई भी डिवोटी नहीं आया जो इसको प्रोटेस्ट कर रहा हो, कोई वुमेन डिवोटी। ये जो PIL फाइल करी गई थी वो हरियाणा के एक NGO ने फाइल की थी। देन जब जजेस ये चीजें डिसाइड करने लग जाएं कि सेंटर सॉरी रिलीजन में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये जुडिशियोपैपिज्म कहलाता है एंड इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी में बैलेंस को हैम्पर करेगा।
तो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको हम एक साथ देख लेते हैं। देखिए शिरूर मठ केस था। मठ में कह सकते हैं कि मठ डिसाइड करेगा, जो मठ होता है हमारा, तो इसको याद करने की ट्रिक है, शिरूर मठ में मठ डिसाइड करेगा। 7 जज बेंच थी, उन्होंने कहा एसेंशियल प्रैक्टिसेस मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली। ठीक है। फिर ट्रिपल तलाक केस में तलाक बिद्दत को इन्होंने अबॉलिश किया, तो रिलीजन में फिर से घुसे। नरसप्पा मारी केस था, उसमें कहा कि पर्सनल लॉज या रिलीजियस कस्टम और बिलीफ जो आपके हैं, दे आर आउटसाइड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इनको अपने हिसाब से चलने दो। तो यहाँ पे भी रिलीजन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे भी। संथारा केस में पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको सुसाइड घोषित कर दिया था, देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनकी प्रैक्टिस है और इट इज नॉट टेटामाउंट टू व्हाट, कि भाई ये सुसाइड नहीं है, तो उसको अगेंस्ट किया। शबरीमाला केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आर्गुमेंट देते हुए वो मैंने डिस्कस कर लिया। 14, 25, 26 कैसे आ रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस जजमेंट की, जो सबरीमाला जजमेंट है, इट इज अ प्रोग्रेसिव जजमेंट, जेंडर जस्टिस को प्रमोट कर रही है। देन वी आर मूविंग फ्रॉम रिलीजन सेंट्रिक अप्रोच टू जज सेंट्रिक अप्रोच, कि रिलीजन डिसाइड करेगा या जजेस डिसाइड करेंगे, तो हम जजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक हुआ था रेडी टू वेट कैंपेन। जो आपके प्रोटेस्टर्स थे, सॉरी जो डिवोटीज थे, उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू वेट, हम नहीं जाना चाहते, तो आप ऐसा मत करो। जो आप टॉप डाउन इम्पोजिशन कर रहे हो बाय जुडिशरी, इट विल नॉट वर्क इन द सोसाइटी, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ लॉ होती है, कानून की जो दिशा होती है, वो नहीं डिसाइड करती कि वो लॉ चेंज ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, बट जो सोसाइटी का एटीट्यूड होता है और जो सोसाइटी का ही मतलब सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि व्हाट कैन बी द रियल डायरेक्शन ऑफ चेंज। इंटरनेशनल कन्वेंशन दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए, सीडाओ एंड बीजिंग डिक्लेरेशन। They are both for equality. CEDAW, CEDAW is for Convention on Elimination on Discrimination Against Women. Then Beijing Declaration for Women Equality, ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के नाम आप डायरेक्टली कोट कीजिए, एग्जांपल्स कोट कीजिए, they are very important. So this is it in this section. Thank you and for watching this video. If you have any doubt regarding this topic, tell me in the comment section. I'll try to solve them. And see you in the next video of transgender issues. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.